हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की जो गणित है, ठीक है, इसमें हम आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और ये इसका पार्ट 1 है। 50 क्वेश्चन आज बताऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में और 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर ये 100 क्वेश्चन आप अच्छे से बना ले दो ना, तो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो यहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी दोनों मैंने करा रखी है। तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ए आपके पास एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 और 1 3 हो और वो स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, उसकी कितनी संख्या बना सकते हो, कितने संबंध बना सकते हो। क्या क्या होना के लिए बोल रखा है कि वे स्वतुल्य हो और वो क्या हो, सम्मित हो। ये हमें पहले ही बोल रखा है। अगर स्वतुल्य और सम्मित हो, ठीक, तो मैं संबंध कैसे बना सकता हूँ। देखो, मैं एक संबंध ऐसे बना सकता हूँ आर जिसमें मैं ले सकता हूँ, देखो स्वतुल्य बोला है तो जितने भी पद हैं वो खुद के साथ खुद होना ही चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ तो होगा ही होगा, ठीक है। 3 का 3 के साथ होगा ही होगा। और फिर 1,2 और 1,3 बोला है, तो अगर 1,2 लेना है तो 2,1 भी होगा, ठीक। और अगर 1,3 लेना ही लेना है तो 3,1 भी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मित भी है। सम्मित का मतलब क्या होगा, ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ भी होना चाहिए। ये 3 तो आ जाएंगे स्वतुल्य में, ये आ जाएगा सम्मित में, और ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है, ठीक है। ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। तो कितने संबंध हो सकता है, सिर्फ एक ही संबंध ऐसे हम बना सकते हैं। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में आता है और पिछले साल भी पूछा गया था। कह रहे मान लीजिए कि समुच्चय n जो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, आर हमें दे रखा है ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है ना वो b-2 के बराबर है और b का मान हमें 6 से बढ़ा लेना है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है। तो देखो, ये ए है ये बी है, तो बी जो लेना है वो हमें 6 से बड़ा लेना है। तो 6 से बड़ा लेना है, इस चीज़ से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि 4 से छोटा है और 6 से बड़ा लेना है बी का मान। तो ये 7 है 8 है, ठीक। तो अगर 6 से बड़ा लेते हैं, ठीक, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने 8 ले लिया। यदि अगर बी का मान मैं 8 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ रखता हूँ, ए का मान फिर क्या हो जाएगा, b-2 है, तो 8 - 2 तो ए का मान हो जाएगा 6। ए को मैं बी में ऐसा संबंध होता है, प्रश्न में दे रखा है ना। तो ए हमारे पास 6 मिला, बी हमारे पास 8, ये संबंध होगा 6,8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते, कह रहे हैं यदि साइन इनवर्स x का मान y के बराबर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो देखो दोस्त, जो साइन इनवर्स थीटा, देखो मुख्य मान, परिसर, रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये आपको याद होना चाहिए। इससे डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पता होगा साइन इनवर्स x का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये वाला साइन, ठीक। तो अब देखो, तो y का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंपल, अगर आपको सूत्र बताए तो। फिर आ जाइए अगले प्रश्न में। मुख्य मान निकालने के लिए सब्जेक्टिव में या फिर ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, कॉस इनवर्स से एंगल में पॉजिटिव है तो दिक्कत नहीं है, फट से हो जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आपको बताना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, चूँकि कॉस इनवर्स की शाखा जो परिसर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई,
ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स, इसका मान कॉस इनवर्स में कॉस में सोचना पड़ेगा। तो कॉस 45 का होता है 1/√2, 45 यानी कि π/4। कॉस इनवर्स से कॉस हटा, आंसर आ जाएगा π/4, और ये π/4 इस इंटरवल के बीच में है। ठीक, तो आंसर हमारा π/4 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो सेक इनवर्स का मुख्य मान बताना है। तो आपको पता है सेक इनवर्स की जो शाखा परिसर होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई तो होता ही होता। कहाँ पे ये देखो, जो कॉस का होता है वही सेक का होता है। और सेक क्या होता है, 1/cos। कॉस जहाँ पर परिभाषित नहीं होगी, 1 के बट्टे में 0 होने पर वो मान अपरिभाषित में हो जाता है, किसी के भी बट्टे में 0 होगा। तो 0 कब देगा, जब एंगल π/2 होता है, क्योंकि cos π/2 का मान 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ये डिफाइन नहीं है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, 0 से पाई पूरा इंटरवल होता है, उसमें सिर्फ π/2 हम नहीं ले सकते। ये इसका शाखा परिसर है, इसका मान निकालना है सेक इनवर्स। इसका मान सेक में सोचो, सेक 30 का होता है, सेक 30 यानी कि π/6 हटा, आंसर आ जाएगा, सॉरी π/6 ना, आंसर आ जाएगा π/6, ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान है, हर साल एग्जाम में आता है। आगे बढ़ो, अगला ये जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये तो सूत्र है भाई, डायरेक्टली ये हमारा क्या हो जाता है, सूत्र आ जाता है। कह रहे हैं अगर x का मान 0 से बड़ा है तो tan इनवर्स 1/x। मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाई है सूत्र की, उसको जरूर देख लेना, नई एनसीईआरटी के आधार पर भी, पुरानी एनसीईआरटी के आधार पर, दोनों बना रखी, मैं लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना। तो tan इनवर्स 1/x जो होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला है ये। क्या फॉर्मूला, क्या होता है, cot इनवर्स x होता है। ठीक है जी, क्या होता है, cot इनवर्स x। आगे आ जाओ अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस बार मॉडल पेपर में भी आ रखा है, तो क्या पता एग्जाम में आ जाए। कई बच्चे क्या कर सोचते हैं कि भैया कॉस इनवर्स है या कॉस है, इसका आंसर 7π/6 होगा। ऑप्शन में भी दे रखा है 7π/6, बच्चा टिक मार देते हैं। नहीं भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य मान कॉस इनवर्स का जो शाखा परिसर है वो क्या है, 0 से पाई है, और 7π/6 को तुम हल करोगे, ये पाई से बड़ा आ रहा है, इस इंटरवल से बाहर चला जा रहा है। तो जब इंटरवल से बाहर चला जा रहा है तो मुख्य मान कहाँ से आ जाएगा, जो भी मान आना चाहिए वो इस इंटरवल में आना चाहिए। और ये जो मान है 7π/6 हल करोगे तो भाग दे के देखो, पाई से बड़ा है, ठीक है, इस इंटरवल से बाहर है। ठीक है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इधर क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस 7π/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 2π, 6 दूनी 12, 12 में से क्या घटाएं, 7 आ जाए, 12 में से 5 घटाएं, 5π/6। ठीक है, ये आ जाएगा। और आप जानते ही हैं कॉस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह यह है कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस 5π/6। कॉस से कॉस हटा तो आंसर आ जाएगा 5π/6। अब ये जो इंटरवल है 5π/6, भाग दे के देखो, इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा, पॉइंट 1 से छोटा हो जाएगा, है ना, 5/6 का भाग दे के देखो, तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 5π/6, ऑप्शन नंबर बी। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, यह है Aij m×n। एक वर्ग अवयव होगा कब, एक वर्ग अवयव कब होगा। देखो Aij क्या होता है, एलिमेंट्स आते हैं। वर्ग अवयव तब होगा जब जितना रो होता है उतना ही कॉलम हो। m क्या है, हमारा रो है, और n क्या है, हमारा कॉलम है। तो यानी कि m बराबर जब n होगा तो अवयव हमारा वर्ग अवयव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या फिर 1 है। सबसे पहले अगर अवयव की कुल संख्या हमसे पूछी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, कि जितनी प्रविष्टि है, कितनी प्रविष्टि है, 0 और 1 है, तो यहाँ 2 प्रविष्टि हैं, और जितनी कोटि है 3 × 3 वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 9।
2 को आपको गुणा करना है 9 बार, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 512। ठीक है, 2 को हम 9 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 512। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ कि ये जो अवयव है इस अवयव के बराबर है, तो x माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखो, अगर एक अवयव दूसरे अवयव के बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो देखो हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक, x के जगह पे क्या है 1 है, y के जगह पे क्या है 3 है, और z के जगह सॉरी देखो y के जगह पर 4 है और z के जगह पर 3 है। तो 3 और 1 4 में से 4 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल ऑब्जेक्टिव है, आसान क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा टफ कभी आते नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है 2x 2 के बराबर होगा, हमें x का मान निकालना है। तो 2 1 कम 2, x का मान आ जाएगा 1। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। सारणिक एक वर्ग अवयव है, बिल्कुल सही बात है। सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या है, ये भी लगभग सही है। लेकिन हमें परफेक्ट कथन ढूंढना है, कई बच्चे यहीं पर पढ़ के यही आंसर लगा देंगे, थोड़ा आगे भी पढ़ लो। सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, ये पूरा परफेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। सारणिक एक वर्ग अवयव होती है, लेकिन उसको हल करने पर हमें एक आंकिक मान मिलता है। इस कथन के आधार पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। अब आ जाइए, ये सारणिक इसके बराबर है तो x का मान क्या होगा। सारणिक तो देखो इसकी गुणा इसके साथ होती है, 2 का माइनस 18 दूनी 36, 6 छंग 36 माइनस 18 दूनी 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 0 के बराबर, माइनस का 36 0 के प्लस, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6, वर्गमूल निकालेंगे तो सही उत्तर होगा प्लस माइनस 6। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं माना एक त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं का क्षेत्रफल a है, तो निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है। तो देखो जो भी सारणिक होता है उसका मान प्लस माइनस में आता है, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा प्लस में लिखा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, सूत्र क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है। और ये बट्टे का तो इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2a, और यहाँ आ जाएगा x1 y1, अरे यार x1 x2 x3। ठीक है, तो ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस 2 के बराबर आ जाएगी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। इतना आसान है। ठीक है, आपसे आपके दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। मक्खन जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि a एडजॉइंट a इसके बराबर है तो सारणिक a प्लस एडजॉइंट a का सारणिक का मान क्या होगा। भाई मक्खन जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ये चीज़ हमें ये दे रखी है। ठीक है, ये हमें दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे सारणिक बनाकर। हमें मैट्रिक्स के रूप में दे रखा है तो हम सारणिक बना सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, a एडजॉइंट a, सारणिक बना रहे हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो पहले अगर इसका मैं प्रसार कर दूं कि 2 0 यहाँ दिख रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 3 3 3 9 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 27। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा एडजॉइंट ए, क्योंकि अगर ए भी है ना,
ए बी का आप सारणिक निकाल रहे हो तो सारणिक ए इंटू सारणिक बी होता है, सूत्र जानते हो। तो यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ये चीज़, और ये किसके बराबर है, ये 27 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 27 के बराबर है। और ऑर्डर क्या है इसका, 3x3 है ऑर्डर। तो आप जानते हैं, सूत्र जानते हैं कि सारणिक एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है किसके बराबर, वो होता है सारणिक ए की पावर n-1। कभी कभी इस सूत्र पे भी किया जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं। ये सूत्र हम यहाँ लगा देंगे। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, सारणिक ए, और इसकी जगह पे लगा देंगे, ये हो जाएगा ए की पावर 3-1, 27 के बराबर है। तो सारणिक ए और ये आ गया सारणिक की पावर 2, यानी सारणिक ए की पावर 3 हो जाएगा। और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3। तुलना करेंगे तो सारणिक ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया। सारणिक ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्न में, यहाँ जो हमें निकालना है उस पर आ जाओ। अब देखो हमें क्या निकालना है, चूंकि सारणिक ए प्लस एडजॉइंट ए, ये तो सारणिक ए का मान अभी हमने निकाला है 3, और एडजॉइंट ए का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सारणिक ए की पावर n-1। सारणिक ए अभी निकाला हमने 3, n-1 यानी कि 3-1, तो 3 की पावर 2, 3 दिया 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा। देखो कोटि से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स जो होगा 1 की अपॉन में डिटरमिनेंट ए होता है। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन अगर आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊं, क्योंकि व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो अब व्युत्क्रमणीय अवयव उसी का होता है जिसके सारणिक का मान नॉन जीरो होता है। तो हमारे पास अगर ए का सारणिक हम निकालेंगे तो वो नॉन जीरो ही होगा, तभी उसका व्युत्क्रमणीय अवयव निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। तो देखो अगर व्युत्क्रमणीय अवयव आप जानते हैं कि ए इनवर्स आई के बराबर होता है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ सारणिक ले लिया। ठीक, तो यहां से हो जाएगा सारणिक ए इनवर्स का सारणिक, और इसका मान क्या होता है 1। ठीक, हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। एक्चुअली ये क्या है, इस सिंबल का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, और ये क्या है, ए इनवर्स, यही हमसे बोला डिटर्मिनेंट इनवर्स 1/, इसे मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोला है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन x², जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो फलन हमारा x² है, और kx तब है जब x का मान 0 से छोटा हो, और x बराबर 0 पे ये फलन क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, अगर x बराबर 0 पे ये फलन अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये x बराबर 0 पे अवकलनीय है ना, LHD किसके बराबर होगा, RH के। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, LHD निकालते हैं। लिमिट किस पे चेक करना, 0 पे, h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 माइनस h, फंक्शन 0 बट्टे माइनस का h, ये फॉर्मूला होता है। LHD के पास 0 से कम के लिए ये फंक्शन है हमारा, तो रखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ये जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें माइनस के h रखना है, और x की जगह पर अब की बार 0 रखना है तो 0 हो जाएगा बट्टे में माइनस के h। तो यहाँ से माइनस h कटा, तो यहाँ से सिर्फ k आ जाएगा। ठीक, अब निकालो RH डी। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पर चेक करें तो फंक्शन 0 प्लस h माइनस फंक्शन 0 बट्टे में प्लस का h। तो 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
एक्स की जगह पे एच रखना है, 0 प्लस एच एच होता है एच स्क्वायर। अब की बार एक्स की जगह पे 0 रखना है बट्टे में एच, तो यहाँ एच स्क्वायर बट्टे में एच, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से एच बचा, एच की जगह पे 0 रख देंगे तो ये 0 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 आपस में क्या हुए, बराबर है, क्योंकि एल एच डी आर एच डी के बराबर है, तो के का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो के का मान क्या होगा दोस्त, 0 होगा। कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, ये हमें करना है। सो देखो दोस्त, हमारे पास वाई अगर मान लेता हूँ मैं इसको, क्या है हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, साइन का हो गया, अब अंदर वाले का अवकलन होगा डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होता है 2x। तो सही आंसर होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास y है और हमें निकालना डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना, डी वाई बट्टे डी एक्स। थोड़ा सा देखो सेक 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 आ रहा है सब में। ठीक है, तो 10x का अवकलज होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये जानते हो आप। तो थोड़ा बहुत सेंस लगाया करो भाई, सेक स्क्वायर आ रहा है तो शायद फंक्शन का मुझे 10 बनाना पड़े, लेकिन 10 तो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो हम बना सकते हैं कैसे, 10 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं साइन को कॉस से भाग दूँ तो 10 बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पद में ऊपर नीचे 10 साइन से भाग दे दूंगा, सॉरी कॉस से भाग दे दूंगा। साइन के बट्टे में कॉस होता है, इसको कॉस से भाग दिया। ये तो समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर मुझे खुद सॉल्व करना है तो ये विद इन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। साइन बट्टे कॉस 10 और यहाँ हो जाएगा 1 10x। ठीक है, सो देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो 10 पाई बाई 4, और यहाँ पे भी आप 10 पाई बाई 4 गुणे में डाल सकते हो, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या को हम 1 में लिख सकते हैं, और इस चीज़ को आप 10 के फॉर्म में फॉर्मूला बना सकते हो। क्या, 10 a माइनस बी का फॉर्मूला है, b की जगह पे ये है। तो ये आपका y आ गया। अब आपको इसका x के सापेक्ष अवकलज करना है, डी वाई बट्टे डी एक्स। तो 10x का अवकलज क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इतना सिंपल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका अवकलज क्या होगा, अगर मैं इसको y मानूं e की पावर x क्यूब, अवकलज करना है डी वाई बट्टे डी एक्स। ए की पावर x का अवकलज क्या होता है, e की पावर x। ठीक, और जो पावर में होता है उसका फिर से हम क्या कर देते हैं, अवकलज कर देते हैं डी बट्टे डी एक्स। यहाँ हो जाएगा e की पावर x क्यूब, और यहाँ 3 सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं अगला जो प्रश्न है, x माइनस वाई अगर पाई के बराबर है तो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान क्या होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस का पाई इधर के माइनस का पाई हो गया और उधर वाई चला गया। डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, दोनों तरफ अवकलज करेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स का अवकलज 1, पाई का अवकलज 0, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, और डी वाई बट्टे डी एक्स। तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, हमें क्या निकालना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, जिसका सूत्र होता है, क्योंकि पैरामीटर में डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी होगा। सो देखो यहाँ से टी की फॉर्म में वाई का इधर से आ जाएगा 3t स्क्वायर, और इधर से टी का अवकलज करेंगे तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2t। ठीक है, ये हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स है। ठीक है जी,
यहाँ से हमारा देखो डी एक्स बटे डी टी जब हम करेंगे तो यहाँ से 2t आएगा, और यहाँ से जब डी वाई बटे डी टी करेंगे तो 3t² आएगा। वो मान हमने यहाँ रखा। अब इसका दोबारा सब क्लोज करना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। टी का क्या हो जाएगा, डी टी बट्टे डी एक्स। तो डी टी बट्टे डी एक्स यहाँ से निकाल दो। अगर डी टी बट्टे डी एक्स निकालना, पलट देंगे तो 1 के बट्टे में 2t, ये 1 के बट्टे में 2t, तो ये आ जाएगा 3/4t। 3/4t ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। हमारे पास एक वृत्त है, देखो भाई ये वृत्त है, ठीक है जी। वृत्त की जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है r बराबर 6 सेंटीमीटर। r के सापेक्ष देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। हमें r के सापेक्ष यानी कि dA बट्टे dr क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो πr² का प्लस क्या होगा 2r, और r जो हमारे पास क्या है 6 रख दो, तो 12 पाई हो जाएगा। कितना होगा 12 पाई। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपको प्रति अवकलज निकालना है। कई बच्चे समझते ही नहीं है भाई, प्रति अवकलज का मतलब है इंटीग्रेशन करना है। आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखो इंटीग्रेशन में अलग अलग लेता हूँ। हाफ का मतलब अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, और प्लस का हाफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हाफ, और x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, जो कि आपको पता ही है। x की पावर n का सूत्र क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। तो यहाँ से लग जाएगा x की पावर n+1 बट्टे में n+1, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। इंटीग्रेशन हो जाए, c जोड़ देते हैं। c हमारा समग्र नियतांक होता है। x की पावर 3/2 x की पावर एक में सादा घटाएंगे, प्लस के 1/2 प्लस के 1/2, तो यह आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, ऊपर आ जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस c। 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में बता रहा है, ये ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है। अच्छा प्लस में ही तो आएगा यार, एक में से, हाँ प्लस में ही आएगा। 2/3 x की पावर 3/2 2x की पावर, हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, 2 की पावर x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो 2 की पावर x प्लस 2 को मैं ले सकता हूँ 2 की पावर x और 2 की पावर 2 dx। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा 4, और 2 की पावर x dx होगा। ये जो फॉर्मूला है आपका a की पावर x वाला इंटीग्रेशन dx, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x नीचे आ जाता है log a। ठीक है, तो यहाँ 4 a की पावर x का a की पावर x अपॉन में आ जाता है log a। log a के प्लेस पे क्या है 2 है c, तो आ जाएगा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, log 2 प्लस c, तो ये आ जाएगा, गुणा में खाते जुड़ती हैं, 2 की पावर x प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा log 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं इसका समाकलन बताइए क्या होगा। लास्ट ईयर पूछा गया है, सो बहुत आसान है। देखो इसका अवकलज मानने पे यहाँ हमें मिल रहा है, टोटल पूरा करते हैं माना। x की पावर 3 को हम t मान लेते हैं, अवकलज करेंगे 3x² dt हो जाएगा dt बट्टे dx। तो यह आ जाएगा x² dx बराबर dt बट्टे 3। ये मान यहाँ रखोगे तो x² dx की जगह पे आ जाएगा dt बट्टे 3, और यह है e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t अपॉन में 3 है प्लस c। t का मान रख दो, t हमारे पास क्या है x की पावर 3। ठीक है जी, e की पावर x³ अपॉन 3 प्लस c, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक
ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। देखो, इसको मानने से ऊपर पूरा अवकलज मिल रहा है। जब नीचे वाले को मानने पर ऊपर पूरा अवकलज मिले तो जो इंटीग्रेशन होता है ना, शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, लॉग में आता है। नीचे वाला अगर मान रहे हो और ऊपर पूरा का पूरा मिल रहा है तो इसका अवकल मानने पर इसका पूरा अवकलन ऊपर मिल रहा है, तो लॉग में जिसको आपने माना है वो उसके इंटीग्रेशन में हो जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो लॉग 10x ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन बताना क्या होगा। तो इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, आईलेट वाला नियम लगता है, आईलेट। तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। पहला देखो, पहला वैसे के वैसे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, पहले का डेरिवेटिव फिर दूसरे का इंटीग्रेशन फिर पूरे का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स, की पावर एक्स, की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स, यहाँ से की पावर एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो आपको बताना है। आपको ये फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में रख दो। तो हालांकि ये चीज़ लगी पड़ी है, ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट तो बाद में लगाते हैं इस पूरे में। एक्स की जगह पर एक्स है, एक्स अपॉन 2, ए की जगह पे हमारा 2 है, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पे कितना है 2, और हमारा जो लिमिट है वो 0 से 2 है। अब अपर लिमिट लगाना है, लोअर लिमिट लगाना है। एक्स के जगह पे क्या रखोगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 है, एक्स की जगह पे 2 रखो, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। अब लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0 और साइन इनवर्स 0 का मान 0, सो आंसर आ जाएगा π/2। ठीक है जी, आंसर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, π/2 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे 2 भी तो है, 0, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हमसे। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो जल्दबाजी के चक्कर में। तो देखो यहाँ पे 2 रखेंगे इसको तो ये बना देगा 0, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 π/2, और यहाँ पे 2 भी तो मल्टीप्लाई में है, वो देखा ही नहीं हमने। 0, हाँ ये 0, 2 से 2 कैंसिल, हाँ पाई आ जाएगा। क्या होगा, पाई होगा। थोड़ा सा ध्यान, अगर नज़र हटेगी दुर्घटना घटेगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष एवं वाई बराबर 3 से। ठीक है, वाई अक्ष और वाई बराबर 3 से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखो वाई स्क्वायर बराबर हमारा क्या है 4x है, तो चित्र ऐसा जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, और हमारा क्या बोला है वाई अक्ष मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, और वाई की लिमिट दे रखी है, वाई अक्ष वाई बराबर 3 तक। तो देखो अगर लिमिट हम वाई में लेते हैं 0 से 3, तो फॉर्मूला हमारा लगता है एक्स डी वाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, 0 से 3 है, एक्स का मान यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे में 4, बट्टे का 4 बाहर, यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई।
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे y की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, लिमिट है 0 से 3, 4 3 12, 3 की पावर 3 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 3 9 3 27, 27/12। ठीक है, ये आना चाहिए। कहीं तो गड़बड़ तो नहीं किया हमने। y²/4, ठीक है, बाहर आ गया। 3 रखेंगे, 3 3 9 3 27। कुछ कटेगा क्या, काट सकते हैं? हाँ, 3 चौके 12, 3 9 27, 9/4। हाँ, ये आ गया 9/4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, थोड़ा सरल भी कर सकते हैं, तो इन्होंने सरल करके लिखा है आंसर। आ गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। हर साल आता है एग्जाम में, आपको बताइए। ये जो अवकल समीकरण हमें दे रखा है, ठीक है, इस अवकल समीकरण की कोटि बतानी है। कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है? अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है। तो यहाँ अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है? देखो 2 बार हुआ है, तो हमारी कोटि कितनी होगी? 2 होगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देता कि भैया बताओ घात कितनी होगी, तो जहाँ से आपने कोटि देखा है वहीं से घात देखते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए कि ये एक बहुपद होनी चाहिए, बहुपद प्रॉपर है, और जहाँ से आपने घात चेक किया है उसी के ऊपर देखते हैं। कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी घात अगर पूछ ली तो घात 1 होता, कोटि पूछा है तो कोटि 2 है। ठीक है, अगर कोटि पूछिए, कोटि हमारी 2 है और घात हमारी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ हमसे घात पूछा है, अगर कोटि पूछता तो क्या होता? अधिकतम बार कितनी बार अवकलज हुआ है? 2 बार। तो अगर हमसे कोटि पूछता है इस क्वेश्चन में, तो कोटि हमारा 2 होता। कोटि 2, कई बच्चे बोल देंगे सर घात 3 है। घात 3 नहीं, ऑप्शन में भी 3 दे रखा है, नहीं है घात 3। क्यों? क्योंकि ये बहुपद के रूप में परिभाषित नहीं है। क्योंकि जब कभी भी dy/dx d2y किसी साइन कॉस के एंगल में घुस जाता है ना, देखो ये साइन के एंगल में घुसा पड़ा है, तो उस स्थिति में घात हमारी परिभाषित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। यहां पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वर्ड कौन सा है? व्यापक। अगर व्यापक की जगह विशिष्ट कर देता तो क्वेश्चन का आंसर पूरा ही डिफरेंट होता। कितना कोटि बोला है? 4 कोटि। व्यापक हल बोला है, तो अचरों की जो संख्या होगी, जितने कोटि होते हैं उतने ही अचर होते हैं व्यापक हल में। आंसर 4 होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, देखो इसी प्रश्न को पढ़ो। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल। आ गया? 3 कोटि वाले विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। तो अगर विशिष्ट हल होता है तो वहां कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक वर्ड से पूरा मामला बिगड़ जाएगा। विशिष्ट हल में कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। स्वेच्छ अचर कितने होंगे? 0 होंगे। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को आप दोबारा देखना। और अगर आप, मेरा मानना क्या है, अगर आपने पूरी मेरे वीडियो से पढ़ाई की है ना, आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, आपने मेरे वीडियो आप सारे किए हुए हैं, तो आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि ये जो अवकल समीकरण है इसका हल क्या है। देखो x वाला x की तरफ है, y वाला y की तरफ, हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dx बट्टे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log y, दोनों ही log में है तो इसको log c ले लो। log m प्लस n क्या होता है? log m इंटू n होता है। दोनों तरफ log एंटी log लेंगे, हट जाएगा मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? हट जाएगा, सॉरी गाइस। हाँ, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, कह रहे यदि ए और बी दो संग्रेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, अगर संरेख हमें दिखाना होता है तो हमारे पास ए वेक्टर को, किसी वेक्टर को किसी के अगर मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा देते तो वो संरेख होता है। अगर बी वेक्टर को हम ए वेक्टर के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो वो संरेख होता है। ये संरेख की कंडीशन होती है। वैसे ही यहाँ प्लस माइनस लिखा है तो यहाँ लेमडा है, प्लस माइनस की जगह पर लेमडा है, तो ए को हम लेमडा बी के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये भी संरेख की कंडीशन है। और संरेख है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का संरेख होता है ना तो उनके जो गुणज होते हैं, एक्स वाई जेड के जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो एक ही अनुपात में भी होते हैं। तो ये भी कथन सही है। हमें स्टार्टिंग के 3 कथन सही है, हमसे गलत पूछा गया है तो डी कथन गलत है कि दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, गलत कथन है। और हमसे गलत ही पूछ रहा था तो ये वाला कथन हमारा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो प्रश्न में, आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं, यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है, ठीक है, ए का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लैम्डा एक मात्रक सदिश कब होगा, ये हमें बताना है। देखो, मात्रक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण एक होता है उसे मात्रक सदिश कहते हैं। लैम्डा ए का परिमाण का मान जब एक होगा तभी उसे मात्रक सदिश कहेंगे। और आप जानते हैं तो यहाँ से लैम्डा हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान क्या दे रखा है, ए दे रखा है। अरे यार, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ना बोल लैम्डा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिक् कोसाइन निकालने हमें। दिक् कोसाइन में क्या होता है, ए देखो यहाँ पर जैसे इसको ए बोला है, ये होता है ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 1 है और सी हमारे पास -2 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिक् कोसाइन निकालने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ए 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 6, √6। एल क्या होता है, ए के अपोन में ये आ जाता है √6, जो भी है। ए हमारा है तो एम भी हमारा वही आ जाएगा 1/√6 और एन क्या होगा, -2/√6। तो आंसर होगा 1/√6, 1/√6 -2/√6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर ए तथा बी के ऐसे दो शून्येतर सदिश हैं कि ए का बी पर प्रक्षेप 0 है तो ए और बी के बीच का गुण क्या होगा, वो हमें बताना है। देखो, ए का बी पर जो प्रक्षेप है वो 0 है, ये हमें दे रखा है। देखो, ए का बी पर, ये बड़ी बात है। अगर ए का जिस पर होता है यानी कि ए डॉट बी, बी पर बोला है तो बी का परिमाण ये हमें 0 दे रखा है, तो ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा वो आपको बताना है। सो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर ए और बी के बीच निकालना है, ए डॉट बी अपॉन में परिमाण ए इंटू परिमाण बी होता है। और ये मान तो अभी जस्ट हमने पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना है, 0 अपॉन कुछ भी हो तो वो क्या होता है 0। तो यहाँ cos थीटा बराबर 0 है तो cos 0 का मान π/2 पे होता है, तो cos से cos हटा, थीटा का मान क्या आ जाएगा, π/2। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, मान लीजिए ए तथा बी इस प्रकार है कि ए का परिमाण 3 है, बी का परिमाण 2√3 है। ठीक है, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है यदि ए और बी के बीच का जो कोण है वो कितना होगा,
ये हमें बताना है। देखिए अब हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है जो सारणिक ए है वो 3 है, सारणिक बी हमारे पास √2/3 है। ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, यानी कि इसका अगर परिमाण हो वो 1 दे रखा है, तो ए और बी के बीच का हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है, अब हम जानते हैं सूत्र, हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी, ठीक, क्रॉस वाला है तो सूत्र क्या होता है, ये होता है ए क्रॉस बी साइन थीटा एन, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होती है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये है। अब ए का मान हमारे पास कितना है, 3 है, और इसका मान हमें दे रखा है 2√2/3, ठीक, 3 से 3 घटा साइन थीटा एन। ठीक, ये चीज़ अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मात्रक ले लूँगा, मात्रक दिश के लिए ना, तो ए क्रॉस बी इधर ले लिया और ये मात्रक ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मान ए क्रॉस बी मात्रक दिशा, इसका मान कितना है, 1 है, यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, और क्योंकि मात्रक बोला है तो एन कैप का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक, और साइन थीटा है वो इसमें भी साइन में सोचना पड़ेगा, तो साइन π/2 का मान 1 होता है, साइन साइन हटा थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कह रहे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे। दिक् अनुपात यानी कि ABC सूत्र होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, तो x2 है 1, सॉरी x2 है 1 और x3 है x1 है 2, तो ये माइनस के 1, फिर -2 -3 -5 3 माइनस माइनस प्लस 7, तो -1 -5 7, -1 -5 7, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आ जाओ, हमसे क्या बोल रहा है कि अगर ये बिंदु इस पर स्थित है तो ए और बी के मान क्या होंगे। अगर ये बिंदु इस पर स्थित है तो ये x की जगह पर, ये y की जगह पर, ये z की जगह पर आएगा, तो रखो यहाँ पर ये x की जगह पर, ये y की जगह पर, ये z की जगह पर, तो ये a + 1/2 b + 2/3 और ये हो जाएगा 0 + 3/4, सब बराबर है, इसके बराबर ले लो, a + 1/2 3/4, तो a + 1 हो जाएगा 2 3, देखो यहाँ से काटो, 2 दूनी 4, 3/2 में से 1 घटा देंगे, सॉरी मैं, मेरा माइंड जल्दी जल्दी काम कर रहा है ना, 3/2 बचेगा, तो प्लस का एक इधर के माइनस का हो जाएगा, 1.5 में से 1 घटाओगे तो आधा बचेगा, 1/2, ए का मान आ जाएगा 1/2। फिर देखो ये चीज़ इसके बराबर है, b + 2 बट्टे में 3 3/4 के बराबर है, तो b + 2 3 3 9 बट्टे में 4, प्लस का 2 इधर के माइनस का हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 1/4, तो b का मान आ जाएगा 1/4, तो आंसर आ जाएगा 1/2 1/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ो, कह रहे लैम्डा का वह मान ज्ञात कीजिए, आर बराबर ये है और दूसरा आर ये है कि इनके बीच का कोण π/2 है। अगर दो सदिश, ठीक है, दो रेखा आपस में कोण π/2 बना रहे हैं, यानी कि दोनों रेखा आपस में क्या है, लंबवत है, दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। तो देखो दोस्त, ये तो हमारा A1 है और ये हमारा B1 है, यहाँ से प्रॉपर वे में लिखो 1I और प्लस में है 1J और ये प्लस में K। ठीक है, यहाँ से आप अगर ये क्या है, ये आपका क्या है यार, क्यों है क्या, लैम्डा का मान भी बताना है ना,
क्यू है, ठीक है। तो क्यू सब में है, देखो क्यू उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1i, यहाँ से लैम्डा जे, और यहाँ से आ जाएगा सिर्फ के, ठीक है। तो हमारे पास ये A2 है और ये B2 है। अगर आप ध्यान से देखें A1 और ये जो A2 है वो सेम टू सेम है, और दो रेखाएं आपस में लंबवत है, यानी कि दो रेखाएं आपस में लंबवत तभी होती हैं जब ये B1 और ये B2 का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। तो B1 हमारे पास क्या है, 2i प्लस जे प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट i प्लस लैम्डा जे प्लस के 0 होगा। i का i के साथ 2 1 कम 2, जे का जे के साथ लैम्डा 1 कम लैम्डा, के का के साथ प्लस 2, 2 2 4, 0 प्लस का 4 इधर आ गया माइनस का 4, तो लैम्डा का मान माइनस के 4 होगा, ठीक है। लैम्डा का मान कितना होगा, माइनस के 4 होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8 है, ठीक है। पी ए डैश 3/4 है, तो पी बी अपॉन ए का मान क्या होगा। पी ए डैश दे रखा है, पी ए नहीं दे रखा है, आपको पता है। तो पी ए क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ए होता है 1 माइनस पी ए डैश, तो 3/4 घटाओ, 4 1 कम 4 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो पी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए हो जाएगा। तो पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 1/8, और यह है 1/4, इसकी गुणा इसके साथ ये 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रायिकता ए का मान इतना है, प्रायिकता बी का मान इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। देखो आपको पता है, अगर ये स्वतंत्र घटना है तो आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये क्या है, स्वतंत्र घटना है। पी ए का मान है 0.3 और ये 0.6, 6 3 18, 0.2 स्थान के बाद ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एक पासा फेंका जाता है, 52 पत्तों की ताश की किसी गड्डी में से एक यादृच्छा निकाला जाता है, पासे पर सम संख्या तथा एक हुक्म का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी कि कितनी होगा, ठीक है। एक पासा फेंका जाता है और 52 पत्तों की ताश की किसी गड्डी में से एक पत्ता भी निकाला जाता है, ठीक है। दो घटनाएं हमारे पास हैं, एक पासा का है और एक गड्डी का है। पासे पर सम संख्या तथा एक हुक्म का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो दो घटनाएं हम मान लेते हैं कि पहली वाली जो घटना है पासे पर सम संख्या आने की घटना है, और दूसरी जो घटना है वो है हुक्म का पत्ता चुनने की, ठीक। तो देखो पासे पर सम संख्या, अगर इसकी प्रायिकता निकाले पी इवन, तो पासे पर सम संख्या कितनी होती है, 2 4 6, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 1/2। हुक्म का पत्ता, और हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, हुक्म कैटेगरी 13 पत्ते होते हैं, कुल पत्ते 52, 3 1 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4। तो हमसे क्या पूछा है, पासे पर सम संख्या और हुक्म तथा हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, इस घटना और इस घटना दोनों के लिए पूछ रहा है। पी E1 इंटरसेक्शन A2, इसकी प्रायिकता में निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पी E1 इंटू पी E2, स्वतंत्र घटना है दोनों की दोनों, ठीक है, दोनों दो अलग घटना है। तो ये हमसे पूछ रहा है, तो पी E1 कितना 1/2, पी E2 कितना 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 दूनी 8, 1/8, ठीक है। आखिरी प्रश्न में हम आ जाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट बनाओ, क्वेश्चन ढूंढो, टाइप करो, फिर वीडियो बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, फ्री में पढ़ा रखा है, क्वालिटी कंटेंट पढ़ा रखा है, सब कुछ फ्री है, लेकिन लिंक्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे किसी असंगत असतंत्र यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, ठीक है। तो के का मान क्या होगा, आपको पता है जो भी प्रायिकता बंटन होता है उसका जो टोटल योगफल होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है,
ठीक है। हाँ, जो भी एक्स है और उसकी जो प्रायिकता है उनका अगर हम गुणनफल करके जोड़ दें तो वो कितने के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो 2 गुणा 5 बट्टे के, 3 गुणा 7 बट्टे के, 4 गुणा 9 बट्टे के, 5 गुणा 11 बट्टे के 1 के बराबर होगा। और इसको अब हल करके कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इनमें से। ठीक है जी, हल करके कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। के का मान कितना आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है। हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।